डॉक्टर शाहिद मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, अब तक की डेवलपमेंट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हर पल बदलती सूरत हाल, लेकिन इस मरतबा की जंग में और पिछली जंग में एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इस मरतबा की जंग में जितने भी हमले हुए हैं वो जो सियासी क़यादत है ईरान की, उसको निशाना बनाने में नाकाम नज़र आई है अमरीकी क़यादत। लेकिन इससे पहले जो जंग हुई थी, हमने देखा कि पहले ही हमलों में इसराइल कामयाब रहा था अस्करी क़यादत को कारी ज़रब लगाने में। जी आज अब जब हम ये रात गए बात कर रहे हैं और आज का जो सूरज है वो ढल चुका। कई घंटे पहले रात है और सुबह का सूरज जब तुलू होगा तो क्या दुनिया और मशरिक़ वस्ता और मगरबी एशिया और सारी दुनिया किस नई सुबह में आंखें खोलती है हम नहीं जानते। लेकिन आज का दिन जो है वो इस तरह से अख्ताम पजीर हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फॉरएवर वॉर में वो कूद गए और एक ऐसी फॉरएवर वॉर है जो अल्टीमेट अमेरिकन एम्पायर की डिक्लाइन का सबब बन सकती है। इससे पहले भी जितनी सल्तनतें टूटी हैं वो इसी किस्म की जंगों में उलझ के टूटी हैं और अमेरिका को खुद इस बात का अंदाज़ा था। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया था कि आप ये हाई रिस्क होगा बहुत फैसला और लेकिन इसका आपको इनाम भी बहुत मिलेगा, रिवॉर्ड भी बहुत मिलेगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप किसी और की जंग में यानी नेतन्याहू की जंग में वो कूद गए। और अब से कुछ देर पहले आप ये देखें कि जो वहाँ पर ईयू की तरफ से इंडिकेटर आया है और उसके बाद जो बरतानवी एजेंसी अलर्ट्स अपने जारी करती है, तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो सरकारी तौर पे तो ईरान नहीं, लेकिन स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को अमली तौर पे वो पासदारान जो अपने रेडियो पे बात आपस में कर रहे होते हैं, उसमें पासदारान की वो कॉल है कि यहाँ पे कोई भी जहाज़ यहाँ से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से आबनाए हुर्मुज़ से ना गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ से कोई भी जहाज ना गुजरे। अच्छा, आबनाए हुर्मुज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आबनाए जी हुर्मुज़ से ईरान का ऑयल नहीं निकलता, वहां से ईरान का ऑयल क्रॉस नहीं करता, बिल्कुल। वहां से कतर की एलएनजी क्रॉस करती है। कतर की सारी एलएनजी जितनी दुनिया को जाती है वो क्रॉस करती है आबनाए हुर्मुज़ से। आबनाए हुर्मुज़ से को बंद करने का अगर आपको मैं समझा सकूं, अगर आप कभी गए हो, इत्तेफाक हो या वैसे, जी एक जगह ऐसी आती है कि वो एक तरफ तो पूरा ईरान है, दूसरी तरफ ओमान का एक इनक्लेव है और साथ यूएई का कुछ इलाका है। अब वो एक ऐसी जगह आती है जहां पे सिर्फ दो किलोमीटर, कोई एक ऐसी जगह आती है जहां 21 किलोमीटर वो जहाज टैंकर सारे इस वक्त जो है वो ओमान के करीब और बाकी जगहों पे वो खड़े हैं भरे हुए एलएनजी से, ऑयल से। नंबर वन, कतर की सारी एलएनजी वहां से क्रॉस होती है। अगर कतर की एलएनजी बंद होती है तो इसका मतलब यह है कि आधी दुनिया में कल बिजली नहीं होगी। आधी दुनिया, ठीक है। मैं आपको ये ब्लूमबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो बता रहा हूं कि आधी दुनिया में बिजली नहीं होगी और एलएनजी बंद हो गई। नंबर वन। नंबर टू, सऊदी अरेबिया का सारा ऑयल वहां से गुजरता है, यूएई का सारा ऑयल वहां से गुजरता है और सारा ऑयल इराक का वहां से गुजरता है। ये जो आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना है, इसका मतलब ये है कि ये जो जंग है अब ये सिर्फ पानियों में नहीं है। ये जंग अगर ऑयल की प्राइस 110 या 120 बैरल पे पहुंच जाती है कल सुबह, कल दिन में, किसी भी वक्त अगले चंद घंटों में, क्योंकि इंश्योरेंस आपको पता है ये शिप्स के इंश्योरेंस वगैरह वो सारे पीछे हट गए हैं और पहले तो ये था ना कि जी फलाना जहाज जो है यहां से गुजर जाएगा, जी वो दूसरा झंडा लेके और ये सारे तो वो परचम लगा के और वो सारा चौक हुआ है इस वक्त, वो लाइंस के साथ खड़े हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप ये देखिए कि यानी ये जो जंग है ये समंदरों से, लैंड से, फिजा से, स्पेस से, अब ये स्टॉक मार्केट्स में लंदन और जो न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पर ये जंग फैल रही है, ठीक है ना। मईशत चौक हो रही है पूरी दुनिया की, तो फिर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जो सबसे बड़ी यहां पे गलती हुई है वो ये हुई है कि एतमाद खत्म हो गया है। यानी बिल्कुल। आप किसी को बुलाएं कि यार घर पे आओ और मैं आपके साथ सुलह करता हूं, और यहाँ पे बिठाते हैं और मिलते हैं और बैठते हैं, और देखिए जगह कौन सी चुनी, जनीवा। पहले ओमान थी लेकिन अब जनीवा को उन्होंने चुना। जनीवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात अच्छे बुरे हैं। उसके बाद हम मिलते हैं जी, मंडे को दोबारा बात करेंगे, मंडे को स्टीव विटकॉफ आएंगे, ऐसे होगा, ये होगा सारा। और उसके बाद वो ओमान के वजीर खारजा को अपने मुल्क में बुलाते हैं। ये तारीख में लिखी जाने वाली चीजें हैं कि जंग शुरू किस बेस पे हुई। क्या अमेरिका को ईरान से खतरा था? नहीं।
इस वक्त अगर कोई कौम, और मैं आपको थोड़ी देर पहले मेरी कहीं किसी से बात हो रही थी उन्हीं इलाकों में, वो इतने खुश, अगर कोई खुश है इस वक्त तो गजा के लोग खुश हैं। गजा के लोग इस वक्त झूम रहे हैं क्योंकि वो जो सायरन बज रहे हैं इस वक्त, वो तमाम के तमाम सायरन तल अवीव में। लेकिन तल अवीव में सायरन बजने का मतलब ये है कि पेट्रियट सिस्टम भी फारिग हो गया और थार्ड भी फारिग हो गया। और कितनी दूर है तल अवीव से जो हैफा है और जहां पे यूएसएस जेरड फोर्ड खड़ा है, कितनी दूर है, कितना फासला है? तो थोड़ा सा ही फासला है, थोड़ा आगे गए। और इतने, ये जो अमेरिका ने किया है इसराइल के, और मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी भी मैं तवक्को करता हूं कि वो इससे पीछे हटेंगे। ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग में कूद गए। और वो अच्छा खासा जा रहे थे, ये पीस का एग्रीमेंट और सीज फायर और ये सारे मामला। अब इसराइल जो है, इस वक्त इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है, ठीक है, इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है क्योंकि एक बार ये तय हो गया कि तल अवीव पे भी और हैफा पे भी और बाकी जगहों पर भी, हैफा पे तो वो मुताद इसलिए कि तो वहां चाइनीज हैं, और दूसरी बात ये है कि वो वहां पर ये जो जहाज वहां पे F-22 खड़े हैं, ये अमेरिकन एम्पायर की अना है, ठीक है, ये जहाज नहीं है, उनकी सबसे बेहतरीन, सबसे जो क्राउन ज्वेल होता है, ये वो बहरी बेड़ा खड़ा है वहां पे। तो कितनी देर लगेगी तल अवीव से अगर वो टच कर गया आगे और वो बहरी बेड़ा जद में आ गया और वो डूब गया? वो आप अगर देखें ना, ये तल अवीव बिल्कुल, यानी इसराइल आपको जितना बड़ा नक्शे में नजर आता है उतना बड़ा है नहीं। इसराइल जो है वो बड़े बड़े कंजेस्टेड है। तो आप अगर तल अवीव को देखें तो तल अवीव से हैफा बहुत दूर नहीं। अगर तल अवीव में सायरन बज रहे हैं तो मुझे बताएं कि वो थोड़ा सा, और इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक्स ईरान की तरफ से हो रही हैं कि उसके नतीजे, जो मैंने पहले भी कहा था कि एक तो वो जीपीएस सिस्टम इनका बिल्कुल फारिग हो गया, और ये जो बैदू है चाइना का, ये जाहिर है कि ये इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके नतीजे में वो जैमर वैमर उनको समझ नहीं आ रहा वहां पे, और बिल्कुल फारिग हो गया। अब कौन सा गोल्डन डोम बनना था, आयरन डोम बनना था, एरो था, थार्ड था। और अरब ममालिक, देखिए अरब ममालिक के ऊपर जो खलीजी ममालिक, अरब ममालिक पे जो इस वक्त मिसाइल गिर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भी तो अमेरिका से टेक्नोलॉजी ली हुई है ना, उन्होंने भी तो अपने दिफा के लिए इस सारे जो उनके शहर हैं, उन शहरों को बचाने के लिए उन्होंने अमेरिका से उनके वेपन्स खरीदे हैं, बड़े बड़े आर्म्स डील्स किए हैं। तो आज अगर उनके शहरों पे ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं, एक बात ध्यान में रखें, अभी प्रॉक्सीज नहीं आई। जो तीसरी डिमांड थी इस जेनीवा मुज़ाकरात में वो ये थी, पहली तो थी ना न्यूक्लियर के हवाले से, दूसरी थी ये मिसाइल्स की, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और बाकी, और तीसरी प्रॉक्सीज की थी। अभी प्रॉक्सीज नहीं आई। वो जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं, वो प्रॉक्सी का लफ्ज, वो अपनी जगह खुद एक बड़ी इंडिपेंडेंट पावर थे, और वो खुद लड़ भी चुके हैं अमेरिका से, और अमेरिका को यहां से भेज भी चुके हैं इस खत्ते से। अब इशू यह है सारा कि इस पूरी पिक्चर में प्रेसिडेंट ट्रंप को फौरी तौर पे जो उनको जो इतलात हैं कि चेयरमैन ज्वाइंट का मशवरा था, देखिए कोई स्टीव विटकॉफ अब किसी से बात नहीं कर सकते, कोई इतबार, किसी पे इतबार नहीं। सबसे बुरी पोजीशन स्टीव विटकॉफ की और जेरेड कुशनर की हुई है कि भाई आप बात कुछ कर रहे हैं और उधर से अटैक हो रहा है। और ये अटैक ऐसा है कि जिसमें आपको लगता है कि कोई अमेरिका की जो हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है, देखिए 79 से लेके अगर आज तक आपने प्लान करके ये झक मारनी थी कि आपने अटैक किया है, और उसके बाद से लेके अब तक वो ईरान कितनी जगहों पे अटैक कर चुका है, कितने शहरों, सुबह के बाद से लेके आज तक, अभी तक। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की आपने, सबसे बड़ी जो गलती इन्होंने की है अमेरिका ने, कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। यानी सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपको एक्यूरेट पता होता है कि यहां पे रहबर मौजूद हैं, यहां पे जो उनके वजीर खारजा मौजूद हैं, यहां पे सदर मौजूद हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं। आपने ऑल आउट एक स्ट्राइक कर दी, नतीजे में तालबात, स्कूल, ठीक है, उनके कुछ फौजी भी मरे हैं, कुछ बाकी कुछ 200 के करीब उनकी। अब ये ऑल आउट वॉर है। अब इस ऑल आउट वॉर में आप ये देखें कि ये अब ना इसराइल की वॉर है, ना ही अमेरिका की वॉर है, पूरा रीजन इसमें जो है वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, और उनके सरों पे मिसाइल गिर रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है सारा कि वो इसमें अब वो क्या करेंगे? अब वो उनके पास अगर वो इसमें आते हैं, अच्छा हर एक को ये बात पता है कि यहां पे बेदो सिस्टम काम कर रहा है, हर एक को बात पता है कि रियल टाइम इंटेलिजेंस जा रही है ईरान के पास। कहां से जा रही है? ना चाइना सामने खुल के आएगा, ना चाइना आया है, ना रशिया खुल के सामने आएगा, ना रशिया आया है। लेकिन ईरान के पास डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी है, वो कुवत है जिसने
अमेरिका के आप देखें ना कि थार्ड मिसाइल और पैट्रियट मिसाइल्स और ये मिसाइल वो मिसाइल, किसी खलीजी मुल्क को, किसी अरब मुल्क को, किसी अमेरिकन एलाई को, आज अमेरिका अपने किसी एलाई को नहीं बचा सका ईरान के मिसाइल से। बिल्कुल। ईरान का मिसाइल वहां पे जहां पे गिर रहा है शहरों में जाके, तो वहां पर वो हिट नहीं कर रहा। यानी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हिट नहीं कर रहा शहरियों को। ना शहादतों की खबर आ रही है, ना वहां पर सिर्फ एक पैनिक है। और उनकी मईशतें चूंकि टूरिज्म पे चलती हैं, एयरलाइंस पे चलती हैं, वो कनेक्टिविटी पे चलती हैं, वो सारी की सारी जैम हो गई है पूरी मईशत। और साथ ही हुर्मुज बंद हो रहा है, हुर्मुज का कोई मुतबादिल नहीं है। उससे पहले आपको याद होगा कि जब ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि बहुत बड़ा एक इत्तेहाद बन रहा है, कई उसमें मुल्क आएंगे और वो जनाब उनकी जो बहरी अफवाज हैं वो यहाँ पे बहरे अहमर के अंदर यकीनी बनाएंगी इस बात को कि यहाँ पे कोई भी जहाज जो है उसके ऊपर हुतीज हमला ना कर सके। उसमें 0/0 किसी मुल्क ने कंट्रीब्यूट किया। कोई मुल्क नहीं आया दरमियान में कि हम हुतीज का निशाना क्यों बने, क्योंकि हुतीज तो लड़ रहे हैं फलस्तीनियों की जंग। अब मसला यह है कि यहां पर आगे आज का दिन तो सुबह स्टार्ट होता है, और वो स्टार्ट होता है दिन की रोशनी में बड़ा कॉन्फिडेंटली। प्रेसिडेंट ट्रंप एक रिकॉर्डेड मैसेज देते हैं बड़ा कॉन्फिडेंट। ये जो दिन के हमले होते हैं ना, अमूमन ऐसा होता है कि रात को अटैक्स होते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने वीकेंड पे दिन का टाइम चुना कि वो दिन की रोशनी में मैं जाहिर करूं कि बड़ी जबरदस्त बात है, बिल्कुल जबरदस्त काम है, और सुबह तक मैं उठूंगा, नींद से उठेंगे अमेरिकन। अब अमेरिकन उठे हैं, वो सोच रहे हैं कि रात को कि हमारा तो टाइम डिफरेंट है ना उनसे, हम कई घंटे आगे पीछे हैं। तो वहां रात थी लेकिन यहां तो दिन था, दिन की रोशनी में इन्होंने हमला किया। अब वह अमेरिकन सो गए होंगे, जो कुछ हुआ होगा वीकेंड मना के, वो सुबह उठेंगे और कहेंगे क्या हुआ भाई। ये उठ गए होंगे, अभी यकीनन उठे होंगे वो तो कई घंटे पहले, और वो उठ के कहना क्या हो गया भाई, पता चला रात को एक जंग छिड़ गई और वो कोई किसी एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है, कोई किसी रेलवे स्टेशन के नीचे घुस रहा है, छुप रहा है अपनी जान बचाने के लिए, कहीं मशरिक वस्ता में कई लोग फंस गए, फैमिलीज फंस गई, आम लोग फंस गए सारे, जिनका कोई कसूर नहीं था। फैमिली देखें, सारी एयरलाइंस बंद हो गई हैं। इस वक्त से टर्किश एयरलाइन ने कहा है कि हम ईरान के लिए अपने जो ऑपरेशंस हैं वो नहीं रोक रहे। ये टर्किश एयरलाइंस की तरफ से थोड़ी देर पहले ऐलान हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक ट्रैप में आ चुके हैं। उनकी जो आर्ट ऑफ डील थी उसको आर्ट ऑफ वॉर बनाने में कामयाब हो गया है नेतन्याहू। और ये जो है, ये हुर्मुज का गला अगर दबा रहा तो ये जो है, ये दुनिया की सांसें रुक जाएंगी, ये तमाम दुनिया की सांसें रुकेंगी। और ये जो है, इसमें अब ये देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो किस तरह से, और जाहिर है कि इस पे जो सऊदी अरेबिया ने एक लीडिंग रोल इस वक्त लिया है, जो वजीर आजम और वली अहद हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने सारे मुल्कों से रब्ता किया है, पाकिस्तान से भी किया है, तुर्की से भी, बाकी मुल्कों से भी, कि इसको बहरान से कैसे निकला जाए। लेकिन मसला यह है कि यह मामला अगर जाता है, चाइना की तरफ से खामोशी है इस पे हुर्मुज के ऊपर, हालांकि ऑयल सारा वहीं जाता है, चाइना देख रहा है। ये मुल्कों को पता है अच्छी तरह कि उन्होंने क्या करना है आगे, ये इसकी प्लानिंग सारे मुल्क करके बैठे होंगे। लेकिन ईरान का जो रिस्पॉन्स है, देखिए ईरान का रिस्पॉन्स इतना तेज आया है, और सुबह से मैं वो पहले भी मैंने बात की थी, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, आपने सुबह सिर्फ सुना होगा कि ईरान पे इसराइल और अमेरिका का हमला, उसके बाद से लेके पिछले कई घंटों से आप क्या सुन रहे हैं, कतर पे मिसाइल, अबू धाबी पे मिसाइल, कुवैत पे मिसाइल, जो है वो इस शहर पे मिसाइल, उस शहर पे मिसाइल, तल अवीव में सायरन। यानी ईरान और ईरान बड़ा कैलकुलेटेड, मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी, ईरान बड़ी कैलकुलेशन के साथ चल रहा है कि उनके पास ये मिसाइल्स जो हैं खत्म ना हो जाएं। अगर इस जंग को चंद दिन तक, उसको ये भी उनको रियल टाइम इतला है कि कितने दिनों के बाद अमेरिका एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसके थर्ड मिसाइल। देखिए पैट्रियट तो उन्होंने ऑफिशियली बताया था ना कि हमारे 20% जो पैट्रियट थे वो फारिग हो गए थे 12 रोजा जंग में। ईरान को अच्छी तरह पता है कि कितने दिनों तक उनके पैट्रियट जो है वो चलेंगे और उसके बाद वो फारिग हो जाएंगे। और जो उसके साथ ही उन्होंने जो बहुत बड़ा ये जो उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है जो कतर में मौजूद था, उसको उन्होंने फारिग अगर कर दिया है उनके उस डिफेंस सिस्टम को, जिसका मैंने अपने शो में थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, तो फिर उसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो एक्सपोज हो गया है पूरा मशरिक वस्ता, और पूरा मशरिक वस्ता एक्सपोज हो गया है, मगरबी एशिया भी एक्सपोज हो गया।
प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी सूरत एक फॉरएवर वॉर तक नहीं जाना चाहिए, अपने आप को पीछे करना चाहिए, इस जंग से निकलना चाहिए, और ना ही वो ममालिक जो उनकी बात सुन रहे थे। देखिए, बड़ी बड़ी तनकीद हुई मुल्कों पे कि आप ये क्यों जाके बैठ रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस में, बहुत तनकीद हुई। ये ममालिक आसानी से नहीं बैठे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाके, इनके अवाम के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट हुई कि आप कैसे उस बोर्ड के अंदर जाके बैठ रहे हैं जिस बोर्ड के अंदर इसराइल भी मौजूद है और नेतन्याहू का वजीर खारजा। फिर भी ये मुल्क गए इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मौका मिले कि वो किसी तरह से अमन ला सकें और किसी तरह से वो आगे चलें। किसी ने कमिटमेंट की, किसी ने कहा कि हम पैसे देंगे, किसी ने सब के सब अच्छे नुक्ते नजर से गए। मुझे बताएं, आज के बाद जेरेड कुशनर पे कौन इत्मीनान करेगा, टोनी ब्लेयर पे कौन करेगा और प्रेसिडेंट ट्रंप पे कौन करेगा? कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं कि मैं जंगे रुकवाता हूं, पूरे दुनिया में सुकून लेकर आऊंगा, और जो कह रहे हैं कि मैंने एक जंग रुकवा दी जो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं रुकवा सकी और मैं एक बोर्ड बना के बैठा हूं, और वो सारे मुल्क जितने हैं वो कहेंगे कि भाई एक मिनट, आपने ये नेतन्याहू की जो जंग थी उसमें आपने पूरे मशरिक़ वस्ता को आपने धकेल दिया, शहरों के ऊपर मिसाइल बरस रहे हैं, उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा, एयरपोर्ट पे लोग फंस गए हैं, ऑयल की प्राइसेस शूट कर रहे हैं, ये आपने क्या किया है? और मईशतें सारी दुनिया की ब्लॉक हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त एक ट्रैप में आ गए हैं और आर्ट ऑफ डील से आर्ट ऑफ वॉर जो है वो नेतन्याहू का कामयाब रहा है अभी तक। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक अब तक जो अटैक्स किए गए हैं, जवाबी हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से, वो काफ़ी हद तक सरप्राइज़ कर चुके हैं अमेरिका को और इसराइल को। ये कहिएगा कि जिस तरह से तमाम एयरबेसिस को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में, आप क्या समझते हैं, क्या खलीजी ममालिक इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे? क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स तो आ चुकी हैं कि हमारी सॉवरेनिटी को निशाना बनाया गया है, या फिर अभी खामोशी रहेगी इन खलीजी ममालिक की जानिब से? नहीं, देखिए, खलीजी ममालिक में कंसर्न तो है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क को, कोई भी मुल्क को, और आप ये कहें कि हम यहां पर रिजीम चेंज करके इस मुल्क के टुकड़े करने जा रहे हैं, वो मुल्क या तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ेगा या फिर ये कि वो अपने सफारती ताल्लुकात को देखेगा कि यार वो मुल्क मुझसे नाराज ना हो जाए, उस मुल्क की सुपर मार्केट चलती रहे, उस मुल्क को। बात सारी ये है कि जिस जगह ये मामला चला गया, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस मुज़ाकरात को आगे ले, उन्होंने तो सीधी बात कर दी ना कि मैं रिजीम चेंज करना चाह रहा हूं। रिजीम चेंज करने का मतलब ये है कि इन हमलों के नतीजे में, देखिए, एक रिजीम चेंज ये, और वो अवाम टेक ओवर कर लें, उसके बाद अवाम टेक ओवर, इसका मतलब है कि कत्ल व गारत, इसका मतलब है मोसाद के एजेंट, सीआईए एजेंट, स्पेशल ऑपरेशंस। तो आप एक पूरे मुल्क को जब तबाह करने जा रहे हैं तो उसके बाद वो मुल्क क्या करेगा? ठीक है ना, वो मुल्क क्या, और आप रजा पहलवी के बेटे की शक्लें दिखा रहे हैं बार बार, ओ भाई वो मुल्क क्या करेगा? तो मेरा ख्याल ये है कि चूंकि वहां पर हमले तो हुए हैं, लेकिन उन हमलों के नतीजे में आपको याद होगा इससे पहले भी जो 12 रोजा जंग हुई थी तो कतर के ऊपर एक अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद लेकिन उससे पहले अगर आप याद करें तो कतर पे तो इसराइल ने भी अटैक कर दिया था, और इसराइल ने उस वक्त कतर पे अटैक किया था जब कतर में डायलॉग हो रहा था, हमास की क़यादत बैठी थी, और एक कमरे पे उसने अटैक कर दिया था पूरी हमास की क़यादत के ऊपर, और हमास की क़यादत, और उसमें वो उनके एक साहबजादे जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो एक तो बात सारी है, और उसकी फिर ताज़ियत की थी स्टीव विटकॉफ ने। बात यह है कि कतर पे तो इसराइल ने अटैक किया था, और वो उस वक्त आप जरा तसव्वुर करें कि वहां पर उनको कहा जा रहा है कि आप डायलॉग करके और फिर हमें बताएं अपने प्रपोजल, और फिर इसराइल अटैक कर रहा है कतर पे, और फिर वो बाद में नेतन्याहू फोन करके माफी मांग रहा है। तो बात सारी ये है कि ये जो एतबार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ये कोई अचीवमेंट है इसराइल और अमेरिका के लिए? और अगर फैमिली की बात की जाए तो आयतुल्लाह ख़ामनाई के अंदर की फैमिली के अंदर आप ये बताइएगा कितने लोग मौजूद हैं और कितना धचका पहुंचेगा ईरान को इस सारी सूरत हाल के बाद? नहीं, देखें, एक तो उनकी ये बहू हैं जिनका आपने जिक्र किया, और उसके बाद दूसरी जो इतला ये आ रही है कि यानी एक तो मुश्तबा खामेनेई की अहलियां हैं, जोहरा उनका नाम है गालिबन जी, और एक उनके दामाद हैं। अच्छा, अब जो इनकी फैमिली है, इनके मतलब है कि 6 औलादें हैं इनकी रहबर की,
और ये जो मुश्तबा हैं ये आगे एक बात ये भी चल रही थी कि शायद वो सुप्रीम कमांडर जो रहबर हैं उनकी जगह संभालें। तो अब यह है कि उनकी अहलिया को और उनके दामाद को रहबर के उनकी शहादत की इतलात आ रही हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई एज सच तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना अमेरिका को होगा और ना ही वो इसराइल को होगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को निशाना बनाया गया है और उसके नतीजे में मजीद जो है वो तो सूरत हाल ख़राब हो गई है। मुस्तफ़ा, मुश्तबा और मसूद और मैसम, ये तो इनके साहबजादे हैं चार, अली खामनाई के, और दो उनकी साहबजादियाँ हैं। और मुस्तफ़ा जो हैं वो अब इनके दामाद जो हैं उनका नाम अगर पता चले तो अंदाज़ा होगा कि इनकी दो साहबजादियाँ जो हैं, इनकी दो साहबजादियों में से बुशर और हुदा में से किन के शौहर जो हैं वो हिट हुए हैं, तो या उनको निशाना बनाया गया है। तो और जोहरा जो हैं वो शहीद हो गई हैं गालिबन। और मेरा ख्याल है कि शायद जो अब कुछ कह नहीं सकते कि बुशरा या हुदा में से किसके शौहर जो हैं, क्योंकि दामाद तो ये दो साहबजादी हैं तो उनमें से किसी के शौहर होंगे। लेकिन बहरहाल बात ये सारी कि उनकी फैमिली में मुश्तबा जो हैं उनका नाम चल रहा था। चार भाई हैं ना, ये जो चार यानी साहबजादे हैं रहबर के, तो उसमें ये सबसे बड़े हैं। 56 साल की इनकी उम्र है मुश्तबा की। तो ये इनका भी नाम चल रहा था कि ये अगले जानशीन हो सकते हैं, अगले रहबर हो सकते हैं, तो वो नहीं, लेकिन उनकी अहलिया जो है वो शहीद हो गई हैं और साथ ही उनके दामाद, उनकी साहबजादी के शौहर, तो द फैमिली मेम्बर शहीद हो गए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि किसी भी तरह से ये तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, और इसके नतीजे में एक तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दी पैदा होगी रहबर के लिए। और ये आज शाम को ये बात हो रही थी कि रहबर शायद खिताब भी करेंगे आयतुल्लाह खामेनेई। लेकिन इसका एक ये देखिए नेगेटिव मनफी, यानी अब मुझे आप ये बताएं ना कि अब ये तमाम सूरत हाल को अगर कोई संभाल सकता है इस वक्त, मुझे लगता है कि अगर कोई संभाल सकता है वो सऊदी अरेबिया और तुर्की है। यानी या तो तैयब एर्दोगन आगे बढ़ेंगे या जो सऊदी अरेबिया है वो आगे बढ़ेगा, और ट्रंप को एक कॉल जाएगी कि ये, और ट्रंप को कॉल कौन करेगा ये देखना है, या सारे मुल्क कॉल करेंगे मार्को रूबियो से और ट्रंप से कहेंगे कि इस जंग को रोका जाए फौरी तौर पे, क्योंकि इस जंग के नतीजे में मईशत भी खराब हो रही है और मुल्कों की अपनी सिक्योरिटी, और देखिए मुल्कों के अपने शहरी जो काम कर रहे हैं रियाद में या अबू धाबी में या दुबई में, आम सिटीजन हैं पीसफुल अपना काम, लेकिन वहां पर देखिए ना इन्होंने जो बात की है, इन्होंने धोखा दिया है ना। आप किसी को बुलाएं और उनसे कहें कि यार यहां पे आ जाओ और मुज़ाकरात करते हैं और फिर हम कल मिलेंगे। मुझे बताएं कौन, अब मुझे नहीं पता जेरेड कुशनर किस तरह कदम रखेंगे मशरिक वस्ता में, स्टीव विटकॉफ किस तरह आएंगे। इन लोगों की बड़ी इज्जत थी ये लोग। अब यूक्रेन में मुझे बताएं प्यूटिन इस वक्त हंस रहा हो, प्यूटिन में ये बात मैंने पहले की कि रशिया किसी मरहले पे प्रेसिडेंट प्यूटिन ने इन पे इतबार नहीं किया, किसी मरहले पे वो कहते थे, हमेशा प्रेसिडेंट पुतिन का था कि ये ट्रंप कुछ और कहता है, फिर उसके बाद रूबियो कुछ और कहता है, फिर इनके लोग कुछ और कहते हैं, और ये सिर्फ पैसा बनाने के चक्करों में सारे लोग, और इनका कोई ताल्लुक नहीं है सफारतकारी से और किसी से। और दूसरी बात ये देखना है कि इसमें एप्स्टीन फाइल्स का क्या हुआ, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पे जो दबाव आया है ना शदीद, जिसमें पैनिक बटन उन्होंने दबाया कि मैं कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी मुझे मिल जाएगी, उसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स हैं, क्योंकि उधर वेनेजुएला में खप पड़ी हुई है। ये दोनों जहाज जितने, ये फौजें एग्जॉस्ट हो गई हैं आज मुझे बताएं ना कि आज इतने मिसाइल आए हैं, इतने मिसाइल हर शहर, वो अबू धाबी को बचाएंगे या वो कतर को बचाएंगे या वो रियाद को बचाएंगे या वो इसराइल को बचाएंगे या वो अपनी बहरी बेड़ों को जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब अभी एक ब्रेक का तो काजा है, ब्रेक से वापस आएंगे एग्जॉस्ट तो हो ये रहे सवाल आपके सामने रखूंगा कि क्या ये एक आसान बात होगी कि अमेरिका अब इस सारी चीज़ से, सारी जंगी सूरत हाल से वापस निकल आए। डॉक्टर साहब फैमिली ट्री के हवाले से आपने बताया कि रहबर आज़म के फैमिली ट्री में कौन कौन लोग मौजूद हैं, और जो अभी खबर आई उससे कोई ख़ास फ़ायदा अमेरिका या इसराइल को होता नज़र नहीं आ रहा। अब एक क्वेश्चन आपने उठाया, एक सवाल आपने उठाया कि अब अमेरिका को इससे वापस निकलना होगा, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से अमेरिका चौधरी बनकर इस सारी सूरत हाल में सामने आया है और जिस तरह सारा जोर लगाकर उसने डराने की कोशिश की है ईरान को, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आसानी से अमेरिका अब इस सूरत हाल से निकल सकता है या नहीं। देखिए, अगर आप ये न्यूयॉर्क टाइम्स को, आज के न्यूयॉर्क टाइम्स को आप देखें
तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आपको एक बिल्कुल एक स्टोरी मिलेगी जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा एक तरह से वो आखिरी मिनट पे जो ट्रांसक्रिप्ट है गुफ्तगू का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मार्को रूबियो से कुछ और कह रहे हैं और आखिरी मिनट तक ये फैसला नहीं हो पा रहा कि हमला करना है कि नहीं करना, और हमला कैंसिल हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की वो स्टोरी अभी मैं उसको देख रहा था, तो वो स्टोरी ये बता रही है कि जनाब आखिरी मिनट तक प्रेसिडेंट ये अंदर ये बहस हो रही थी कि ये हमला किया जाए या उसको रोक दिया जाए। मार्को रूबियो कुछ और कह रहे हैं, सेक्रेटरी वॉर जो है पेथ एग्जिट वो कुछ और कह रहे हैं, स्टीव विटकॉफ कुछ और कह रहे हैं, वहां पे वो सूजी विल्स कुछ और, तो आपस में एक झगड़ा पड़ा हुआ था और आखिरी मिनट में जाके प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं कि हमला करते हैं। ये इस तरह से हमला हुआ है। तो पैनिक में कोई प्लान नहीं है, ठीक है, कोई इसका एग्जिट प्लान पहले नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये एक गैर कानूनी जंग है, इसमें ये कांग्रेस अप्रूवल नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें आगे ये मामला खराब हो गया किसी भी तरह से, मिड टर्म इलेक्शंस लूज करने के अलावा वो इंपीचमेंट तक मामला जा सकता है। मैंने आपसे कहा ना कि ये एप्स्टीन फाइल्स भी घूम रही हैं किधर। प्रेसिडेंट ट्रंप को फौरी तौर पे से पीछे हटना होगा। नंबर 1, ईरान को भी ये देखना होगा कि ये जो अरब ममालिक में इंस्टॉलेशंस पे अटैक तो नहीं हो रहे इस वक्त, तो ये बल्कि ये तो शहरों पे अटैक हो रहे हैं, जो दुबई में हुआ है, ये शॉपिंग मॉल्स हैं, सिविलियंस काम कर रहे हैं, या रियाद में अटैक हो रहा है। तो वहां पर अगर सूरत हाल बन रही है तो उसके नतीजे में वो मुल्क भी अब प्रेशर में आ रहे हैं कि हम इस वक्त ईरान का साथ दें या इस वक्त अमेरिका के हुए, अमेरिका और इसराइल खड़ा है। ईरान ने तो मुकम्मल तौर पे जो है ना अपनी सारी पावर को उसने इनलिश करके आज का दिन तो ईरान ले गया, नंबर 1। दूसरी जो बात है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी की सारी जंग इराक से ज्यादा बड़े झूठ पे खड़ी है। इराक का जो भी था 2003 में मैंने तो कवर की, मैं तो चपा चपा घूमा हूं इस खत्ते में। वहां पर जो ये वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन या डिस्ट्रक्शन या जो भी शो किया था कॉलिन पॉल ने, उससे बड़ा झूठ ये है कि ये यहां से कोई अमेरिका को खतरा है। भाई आप सीधा सीधा 3 बातें थी। नंबर 1, आप एनरिचमेंट के ऊपर ईरान राजी हो गया था, और थोड़ी सी बात आप आगे करते वो मजीद वो राजी हो जाते। आप कहते हैं कि एनरिचमेंट यहां पे नहीं करनी। नंबर 2, कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से ये कैसे है, आगे कैसे लेके चलना है। लेकिन इतबार कौन करे कि आप उनसे कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स मुज़ाकरात करते हैं और उसके साथ ही आप अटैक कर देते हैं, फिर आप मुज़ाकरात करते हैं। तो अब तो तीसरी चीज सबसे खतरनाक है, ये जो इसका मतलब ये है कि वो जो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट थी वो ईरान के पास मौजूद है। अब देखें जो तीसरा फैक्टर है ना वो सबसे खतरनाक है कि एनरिचमेंट, अगर ये बातचीत खत्म हो गई, सफारतकारी खत्म हो गई, तो ईरान किसी भी वक्त, देखिए 3.5 से 10%, 15%, 20% यहां तक ले जाना जरा एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन 60% तक अगर एनरिच यूरेनियम है तो वो तेजी के साथ 90 पे जा सकती है न्यूक्लियर वेपन्स पे। अब इस मरले पे आपने बिल्कुल मुज़ाकरात ही खत्म कर दिए, वो IAEA वाले दरमियान में आ गए थे, इंस्पेक्शन की बात हो रही थी, तो ईरान तो तेजी के साथ किसी भी वक्त अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि आपने मुज़ाकरात तोड़ दिए दरमियान में। और फिर बाकी खलीजी मुल्क, अरब मुल्क, सारी दुनिया कहां खड़ी होगी। इसलिए फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को मुज़ाकरात बहाल करनी चाहिए। पहले तो अपना एतबार बहाल करना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, ठीक है ना। वो लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं, हम सब साल साल लड़ेंगे, ये बातें पहले भी हुई हैं, तो कितनी दफा मैंने सुनी है, ठीक है ना। लंबी जंग होगी और यूक्रेन तो 1 हफ्ते के अंदर गिर जाएगा। और जनाब मैं उस दिन म्यूनिख में मौजूद था जब ये जंग स्टार्ट हुई है 2022 वाली, ये यूक्रेन की। मैं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मैं हैरान हो रहा था बातें वहां पे सुन के कि ये जो सो कॉल्ड वहां पे मौजूद होते हैं, ये जो टॉकिंग हेड्स और ये जो बैठे होते हैं, ये थिंक टैंक्स और फलाना उठ पटांग बातें कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो जो बात कर रहे थे उन्होंने ये बात की कि जी ये तो 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी, और रशिया तो है ही कुछ नहीं, उसको तो हम ये माशी पाबंदियां लगाएंगे, स्विफ्ट वगैरह खत्म करके पैरों में गिरा होगा। मैं हैरान हूं कि उनका, अच्छा अब वो कुछ और बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यूरोप के लोग थे और बहुत सारे नेटो के, वो अब कुछ और बातें कर रहे होते हैं। तो एक वो जंग फंस गई, लेकिन ये इराक नहीं है, ये मशरिक वुस्ता का मुकम्मल, उस वक्त जब 2003 में इराक में ये कूदे थे, तो उस वक्त तो ना चाइना था, ना रशिया था, ना मिडिल पावर्स स्ट्रांग होकर खड़ी थी, और ना किसी को अंदाजा था कि अमेरिका ये भी कर सकता है, इतनी गलत बयानी भी कर सकता है जो न्यू कॉन्स ने की थी उस वक्त बुश के लोगों ने। तो बात यह सारी कि ये एक तो इतबार खत्म हो गया, दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर अब बिजनेसेस, इनके अपने भी तो बिजनेस इंटरेस्ट है ना सारे